चलिए, स्वागत है आप सभी का साइंस और टेक के इस पीडब्ल्यू के ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर। मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्वागत है भाई जुगनू, मोहित, खुशी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा, तो आज कुछ नई जानकारी आपको मिलने वाली है। इस नई जानकारी के ऊपर करने वाले हैं आज सभी के साथ चर्चा। आज कुछ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर कुछ बात अपनी होगी। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के साथ साथ कुछ हम आगे बात इसमें करने वाले हैं। इसके अलावा यहां पे चर्चा होगी कुछ ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। इसके अलावा चर्चा होगी पॉल्यूशन, और पॉल्यूशन को कलेक्टिवली हम एक सब तरीके से कवर करने का प्रयास करेंगे। पॉल्यूशन में भी हम एयर की बात कर लेंगे, थोड़े से वाटर की बात कर लेंगे, और सॉइल की भी हम यहां पर बात कर लेंगे। तो ये कुछ मेजर टॉपिक हैं जो आज होने वाले हैं, आप सभी के साथ डिस्कशन होने वाले हैं। ठीक है, तो पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर करने वाला हूं आप सभी के साथ चर्चा। चलेगा, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस ऑफ, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है बताइएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या हरित ग्रह प्रभाव हिंदी में से बोलते हैं, ये दरअसल कहलाता क्या है। चार ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, जिसमें पौधे उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा इंफ्रारेड विकिरणों को शोषित कर वायुमंडल का तापमान यहां पर बढ़ जाता है। अगला, बंजर पर्वतीय पहाड़ों पर हरा भरा किया जाता है, गहरे पानी का रंग हरा नजर आता है। बताइएगा, दो ऑप्शन तो ऐसे ही यहां पर डले हुए हैं। हाँ जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुगनू, खुशी, शिवांगी, पुष्पेंद्र, सचिन, शिवानी, सुनेहा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीजिएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या कहलाता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव की सबसे सही व्याख्या कर रहा है तो अंकित ने मुझे एक आंसर दिया और मोहित ने आंसर दिया, दोनों के आंसर ही बिल्कुल सही है ना। दोनों ने ही मुझे बिल्कुल सही आंसर यहां पर दिए हैं। एक अंकित ने मुझे आंसर दिया है और एक मोहित ने मुझे आंसर दिया है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहलाता है, हिंदी में से पौधग्रह प्रभाव भी बोला जाता है। तो अब देखो, जरा समझ लो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। देखो, ये हो गई पृथ्वी, ये क्या है, ये है पृथ्वी। अब पृथ्वी का जो तापमान है, अब पृथ्वी के वायुमंडल में, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, ये हो गया उसका एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से पाई जाती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जिसका परसेंटेज कितना होता है, ये प्राकृतिक तरीके से पाई जा रही थी। हाँ, हमने औद्योगिक प्रक्रम या इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हम लेकर आए, तो हमने यहां पे CO2 की मात्रा जरूर बढ़ा दी। तो जो वायुमंडल के चारों ओर एक पतली सी परत पाई जाती है, किसकी, CO2 की। CO2 का नेचर क्या होता है, ये क्या काम करती है, जो सूर्य से आने वाला जो रेडिएशन जो होता है उसको एब्जॉर्ब, ये इसको क्या करेगी, पृथ्वी पर अंदर आने देगी, और टकराने के बाद धीरे धीरे यहां पर निकलने देती। जैसे ये हो गया सूर्य, तो सूर्य से आने वाला जो रेडिएशन है इस परत को पार करके आ तो जाएगा, मगर टकरा के धीरे 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 बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रही है। सर, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होता है, ये पूरी अर्थ जो है, ये पूरी पृथ्वी का जो तापमान जो होता है ये हल्का सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा तापमान क्या हो जाता है यहां पे, ज्यादा हो जाता है। तो इससे क्या होता है सर, इससे ये होता है कि पृथ्वी पर जीने के लिए समान मौसम की दशाओं से मतलब है थोड़ा सा ताप बढ़ जाएगा, तो जीवों को रहने के लिए सामान्यतः ठीक ठीक वातावरण उनको मिल जाना है। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। अब होगा क्या सर आगे, अब हुआ ये यहां पर, अब CO2 की मात्रा जो इतनी थी, तो हमने क्या किया, औद्योगिक प्रक्रम के माध्यम से बहुत सारी मीथेन भी निकली, बहुत सारी CO2 भी निकली। तो ये पतला सा जो लेयर जो थी, ये पतली सी जो लेयर आपको दिखाई दे रही थी पृथ्वी के चारों ओर, ये लेयर क्या होने लगी, धीरे धीरे करके क्रमशः ये मोटी होने लगी। अब देखो, अब दिक्कत वाली बात यहां पर आ रही है। ये जो लेयर क्या हो गई, ये पतली सी जो लेयर आपको दिखाई दे रही थी CO2 की, अब ये लेयर क्या हो गई, धीरे धीरे से मोटी हो गई। सर, उससे क्या होगा, अब देखो उससे क्या होगा। अब ये जो लेयर जो मोटी हो गई है भाई, काम तो अभी भी वही हो रहा है। सूर्य के प्रकाश में जो परावैंगनी विकिरण थे या इंफ्रारेड था जो पृथ्वी पे आ रहा था, धीरे धीरे निकल रहा था, मगर अब क्या हुआ, अब रेडिएशन पृथ्वी पे तो आ जाएगा मगर निकलेगा बिल्कुल भी नहीं। अब सर ये निकल क्यों नहीं रहा है भाई, ये तो ऐसा हो गया, ये पहले कंबल क्या था, पहले कंबल था पतला, अब मैंने कंबल को क्या कर दिया है, मोटा कर दिया है।
सर इससे क्या होगा? तो भाई साहब इससे ये होगा, ये पूरी जो पृथ्वी दिखाई दे रही है, इस पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर, तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सर इससे क्या होगा? जैसे ही पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, इसे ही हम बोलते ग्लोबल वार्मिंग। हिंदी वाले इसको बोलते वैश्विक तापन। ग्लोबल वार्मिंग हिंदी में से क्या बोला जाता है? हिंदी में से कहा जाता वैश्विक तापन कहा जाता है। सर तापमान बढ़ गया, अब क्या होगा भाई साहब? तापमान बढ़ गया है, मैं आपको कई बार चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं कि पृथ्वी के आप सभी को पता है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर क्या है? स्थल है, और 2/3 भाग पर क्या है? पानी है। और 2/3 भाग पर जो पानी है, ये बहुत सारा किसके फॉर्म है? ये ग्लेशियर या बर्फ के रूप में जमा हुआ है। कुछ आपको ध्रुवों की तरफ भी आपको देखने को मिल जाएगा। सर अब क्या होगा? तापमान जैसे ही बढ़ेगा तो ये ध्रुवीय क्षेत्र की बर्फ, ये जितना बर्फ में जमा हुआ पानी वो पिघलेगा बर्फ के रूप में जो है। तो सर इससे क्या होगा? तो भाई साहब इससे ये होगा कि जो जल है समुद्र का जो वाटर लेवल है, मतलब सी लेवल है, ये क्या होगा? ये बढ़ेगा। सर इससे क्या होगा? अब जैसे ही समुद्र का स्तर बढ़ेगा तो भाई साहब पानी कहां पे आएगा? जो आपकी जमीन जो थी, सूखी जमीन जो थी, यहां पर पानी क्या आएगा? पानी ज्यादा बढ़ेगा। अब जैसे ही पानी ज्यादा बढ़ेगा सर तो क्या होगा भाई साहब? जो तटीय क्षेत्र वाले जो हैं वो सबके सब डूब जाएंगे। तटीय क्षेत्र वाले जो हैं सबके सब क्या हो जाएंगे? यहां पर डूब जाएंगे। इसी का ही तो परिणाम है, ग्लोबल वार्मिंग का ही तो परिणाम है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता, अब जकार्ता डूब गई, शायद लुसनतारा ऐसा कुछ आप करंट में पढ़ते होंगे, राजधानी भी चेंज करनी पड़ी कई देशों को। तो ऐसा मुझे कुछ ऐसा याद सा आ रहा है, आपको पता हो कौन सा देश है, उसने राजधानी भी चेंज करी है। क्यों? राजधानी ही डूब गई। लो सर क्यों डूब गई? भाई बर्फ पिघली, ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान हो रहा द्वीपीय देशों को, छोटे छोटे देशों को। तो यह कहलाता है क्या? ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस ग्रीन हाउस गैसेस में, कल भी मैंने आपको बताया था, पहली होती है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी होती है मीथेन, तीसरी होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सीएफसी 20% का योगदान होता है, और वाटर वेपर। कल इसके बारे में चर्चा आपके साथ मैंने की ही थी। चलें आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वही पूछ रहा ग्रीन हाउस जो इफेक्ट जो है, इसका अर्थ यहां पर क्या होता है? दीजिएगा, ग्रीन हाउस जो प्रभाव जो होता है, इसका मीनिंग क्या है या इसका अर्थ क्या है? दीजिएगा आंसर। ग्रीन हाउस इफेक्ट का पूछा जा रहा है कि अर्थ यहां पर क्या है? 4 ऑप्शन फिर से यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला बोल रहा है कहां पर? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन, शीशे के मकान में खाद्य फसलों का उत्पादन, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अभी जो मैं आपको बता ही रहा था कि वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं, इनके घनीकरण का मतलब है इनकी मात्रा क्या हो जाना? बढ़ जाना। तो मैं कई बार आपको बता ही चुका हूं ग्रीन हाउस गैस। इसको बिल्कुल याद करके चलिएगा। ग्रीन हाउस गैस सबसे पहला इसमें योगदान होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। कितना योगदान होता है? 60%। फिर नंबर आती है ये मीथेन का, इसका योगदान होता है 20%। फिर नंबर आता है नाइट्रस ऑक्साइड का, इसका योगदान होता है नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर और सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका योगदान होता है कितना? 20% होता। तो ग्रीन हाउस गैसों में हाँ यहां बहुत शांति है पढ़ने, बिल्कुल, इसलिए मैंने एप्लीकेशन के ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व कराए। ठीक है, चलेगा। तो यहां पर जो ग्रीन हाउस गैसेस में ये 4 गैसों के नाम आपको याद रखने हैं। उसने क्वेश्चन पूछा है कि ग्रीन हाउस गैसों का जो मुख्य घटक कौन सा है, तो आप आंसर लगाएंगे कि सर मुख्य घटक है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कौन आता है? दूसरा आता है मीथेन आता है। तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और वाटर वेपर को जलवाष्प भी क्या काम करती है? ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी होती है। मेन होती है ये 2 गैस है। और यदि आप पुरानी क्लासेस आप देख रहे हो, इसके बारे में तो मैंने पूरी जानकारी दी है मीथेन के बारे में।
कि जो जैव अपघटनी पदार्थ जब सड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। CO2 कहां से निकलती है? जो श्वसन की अभिक्रिया के दौरान हम O2 लेते हैं, CO2 को हम यहां पर क्या करते हैं? छोड़ते हैं। इन दोनों के बारे में मैंने डिटेल में सारी बातें आपको बताई हैं, ठीक है। इसी बीच अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा, ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। हालांकि मैं एक आपको ट्रिक भी आपको बता देता हूं। कभी मान लो कोई क्वेश्चन आपसे पूछे और ऑप्शन में वो एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करे। हाँ, इंडोनेशिया की राजधानी, हाँ जकार्ता, हाँ वही 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 मोहित, जकार्ता थी शायद, लुसनतारा ऐसा कुछ उसका नाम है, वो चेंज हुई है क्योंकि वो राजधानी उसकी डूब गई है। हाँ, अब कभी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, आंसर तो आपने दे दिया ए, बहुत सही आंसर दिया। मैं आपको एक जानकारी और देता हूं। यदि मान लो आपको कभी कोई क्वेश्चन बताया जा रहा है और क्वेश्चन आपको मान लो समझ में नहीं आया और 4 ऑप्शन है, तो उसमें से थोड़ा मान लो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो कहीं इसमें लगाना है, तो एक मैं जानकारी आपको और देता हूं। तो उसमें आप गौर से देखना कि जो ऑप्शन काफी बड़ा होगा, मतलब उसको एक्सप्लेन ज्यादा कर रहा है, तो 99.9% वही आंसर वहां पर होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन फंस जाए जिसके आसपास कुछ पता ही नहीं है, कोई जानकारी समझ में ही नहीं आ रही, सर क्या हो सकता है इसका आंसर, हम तुक्का लगाने बैठे तो तुक्का भी हम कैसे लगाएं, तो उसका तरीका क्या होगा तुक्का लगाने का? क्वेश्चन को देखना, कुछ भी कहीं से भी जुड़ नहीं रहा है। अब ऑप्शन देखना, एक आधा ऑप्शन ऐसा होगा वो ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा होगा, वो जो ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा होगा 90 से लेकर 99% तक वही आंसर होने की संभावना होती है। जैसे इसमें आप देख लो, वो ग्रीन हाउस का मतलब आपसे पूछ रहा है, यदि किसी ने को कुछ भी नहीं पता ग्रीन हाउस के बारे में, वो भी आंसर यहां पे लगा देगा। वो कैसे? अरे कि सर ये तो देखो कितना बार ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। आपको बात समझ में आ रही है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहां पर ए। तो इस तरीके से भी जब तुक्का लगाते, मतलब तुक्का लगाना ही है, मजबूरी में ही है, तो इस तरीके से हम कुछ चीजों को यहां पे अपनाते हैं। अगला, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस वाज गिवन बाय सीसी पार्क, JNN जेफर्स, जोसेफ फूरियर और एल जॉबलर। किसके द्वारा यहां पर दिया गया था? हाँ चंचल, मगर हर बार अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि सर 1 3 होते हैं, हर बार नहीं बोल सकते हैं अपन, हर बार तो अपन बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोल सकते कि 1 और 3 ऑप्शन होते हैं। बोलिएगा। वैज्ञानिक का नाम आप सभी को पता होना चाहिए, जोसेफ फूरियर। इन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस का कंसेप्ट यहां पर दिया था। पहले तो लोगों को कुछ खास जानकारी थी ही नहीं कि क्या हो रहा है, पहली बार इन्होंने ही कंसेप्ट यहां पर दिया था, जोसेफ फूरियर साहब ने। अगला बात करते हैं, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि कैसे होगी भाई? वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का, उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, हर दिन एक टॉपिक हो रहा, बिल्कुल। आदर्श आपके पास प्लानर है, प्लानर एक बार चेक करो, एक बार आप प्लानर चेक करो ना, उसी प्लानर के हिसाब से तो मैं आपको डेली क्लासेस बता रहा हूं। चूंकि अपना क्या है, यहां पर है अपना एक पोर्शन इन्वायरमेंट वाला पोर्शन, तो वो क्या है अपना बहुत ज्यादा IMP है। तो स्टार्टिंग की 5 क्लास मैंने इन्वायरमेंट की ही यहां पर रखी थी, आदर्श गौतम। तो आपको पूरा प्लानर एप्लीकेशन के ऊपर मिल गया होगा। पूरे 30 दिन में मैंने पूरे टॉपिक यहां पे कवर किए, एक एक जगह से उठा उठा के, है ना, पूरा 100% कवर होगा। आप प्लानर उठा के देखिए ना, प्लानर। चलो अगला क्वेश्चन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैसों का समूह ग्रीन हाउस में योगदान देता है? तो अभी मैंने आपको बताया ही था, कौन सी गैसों का समूह है जो ग्रीन हाउस में क्या करता है, योगदान देता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका आंसर अब आपको जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि ये मैं बता ही चुका हूं, अब भी चर्चा ही मैंने की थी इसके ऊपर। आशुतोष, हाँ, आंसर ऐसा देना कि 6 का आंसर A है कि B है, ऐसा लिख के देना, डैश लगा के, है ना। बहुत बढ़िया। अभी मैंने आपको बता ही दिया था, मेन योगदान किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का 60% योगदान इसका रहेगा, और आपका रिमेनिंग 20% इसका रहेगा, 80 हो जाता है। और CFC वगैरह आपका आधे रिमेनिंग जो बचते हैं वो सभी को मिलकर यहां पर तैयार
कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी गैस होती है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसमें फंसेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और मुझे पूरा विश्वास है इस क्वेश्चन में आप फंसेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में, हाँ जी, मैंने जाल फेंका और लोगों का फंसना शुरू हो गया। इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन भी यहां पे दिया है। अब क्वेश्चन को पहले आप, जितने लोगों ने आंसर दिए सभी ने गलत आंसर दिए हैं, आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं है। पहली बात तो यह है, चाहे खुशी हो, चाहे शिवांगी हो, चाहे श्रद्धा हो, चंचल, स्वीटी, दुर्ग, विजय, ओके, हरिओम, मनीषा, ये सभी ने गलत आंसर यहां पे दिए हैं। लो मैं अब तो बोल देता हूं, आपने क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं। आप तो ये सीख के बैठो, अरे कि सर ने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान ज्यादा होता है, फिर मीथेन का योगदान होता है, फिर सर ने बोला था नाइट्रस ऑक्साइड बता देना, फिर अंत में बता देना कौन सा CFC और वाटर वेपर यहां पे बता देना, इनका योगदान ज्यादा होता है। सर हम तो ये याद करके ही बैठे थे। किसी ने क्वेश्चन को समझे ही नहीं। आपने तो देखो, मैं हमेशा बताता हूं कि आप जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, ब्रेन उसी को बार बार रिकॉल करता है। अब आपने पढ़ा कि सर CO2 का योगदान सबसे ज्यादा होता, और उसने वैसे ही क्वेश्चन पूछा, उसको पता था, और उसने पहला ऑप्शन वही दिया कि भाई बस अब यहीं पे आप फंस जाओ, यहां ना फंसो तो कम से कम यहां तो आप फंस ही जाओ, नीचे तक तो आप जा ही नहीं पाओगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, सर्वाधिक योगदान होता है CO2 का, मान लिया, मगर क्वेश्चन को ध्यान से तो पढ़ो भाई, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहा है? प्राकृतिक रूप से, कह रहा है, एक शब्द यहां पे लिखा है, पाई जाने वाली कौन सी ग्रीन, प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति उसको बना रही है। भाई साहब, ग्रीन हाउस गैस को तो हम छोड़ रहे हैं, हम गाड़ियों के ईंधन से छोड़ रहे हैं, हम औद्योगिक प्रक्रम से CO2 को छोड़ रहे हैं, हम आग जला के CO2 को छोड़, प्राकृतिक रूप से कहां पाई जा रही है? प्राकृतिक रूप से जो आपको यहां पे देखने को मिलेगा, देखो, ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये मीथेन भी हम आधा जला हुआ पदार्थ जो होता है वहां से निकलती है। जो प्राकृतिक रूप से आपको देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपको जलवाष्प। सर जलवाष्प कैसे? भाई साहब, पानी कैसे गिरता है? समुद्र का पानी, तालाब का पानी क्या होगा? सूर्य के प्रकाश में वाष्पीकरण होगा इसका। क्या भाई साहब तुम कर रहे हो वाष्पीकरण बैठ के, कि भाई स्टोव जला के तुम वाष्पीकरण कर रहे हो, कि तुम वर्षा करा रहे हो? तो ये वैश्विक तौर पर पूरी पृथ्वी पर जो सूर्य की वजह से ही तो हो रही, भाप यहां पे बन रही, जलवाष्प यहां पर बन रही है। तो आंसर में क्या लगाऊंगा? मैं डी की तरफ जाऊंगा, क्योंकि वो पूछ क्या रहा, देखो वो पूछ रहा प्राकृतिक पूछ रहा है, मतलब प्रकृति द्वारा प्रदत्त, प्रकृति ने यहां पर उसको दिया है। भाई इनमें तीन जो होती हैं ये गैसेस, ये तो काट दो, ये तो बाहर ही है, इन दोनों को तो हम ही सबसे ज्यादा निकाल रहे हैं। और यदि हम नहीं निकाल रहे होते ना, तो हम ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से जूझ ही नहीं रहे होते। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? तो ये है इसका मेन आंसर, क्योंकि उसने पूछा प्राकृतिक रूप से, देखो, और सर्वाधिक ग्रीन हाउस को प्रभावित जलवाष्प करती है, इसलिए मैंने ऑप्शन ऐसा क्वेश्चन यहां पे डाला है। हालांकि क्वेश्चन ये UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, मुझे कंसेप्ट बड़ा अच्छा लगा इसका, तो मैंने कहा अपन भी इसको लेंगे। चलो, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक कौन सा होता? अब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, अब कुछ पूछ ही नहीं रहा इसमें तो आप आंख बंद करके आंसर लगा सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस का मेन कंपोनेंट कौन सा होता है। बात समझ में आ रही है? अब इसमें एक ई ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। हम आंसर लगाएंगे इसको, ये अभी मैंने आपके इसके बारे में पूरी चर्चा भी यहां पे कर दी थी। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है? अब देखो, इसको अच्छे से पढ़ना है, देखो इसको अच्छे से पढ़ना है नोट को, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये नोट वाले होते ना, नहीं वाले, ब्रेन पढ़ता ही नहीं है। ये नहीं वाले क्वेश्चन हम घर आके पढ़ते, अच्छा सर इसमें तो नहीं पूछा था, हमें तो दिखाई ही नहीं दिया नहीं, इसलिए मैं नहीं को कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। कौन सी गैस वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये आपको सीखना है, क्योंकि ये नहीं जो दिखाई दे रहा है ना, ये एग्जामिनेशन हॉल में जब अच्छा ज्यादा प्रेशर होता ना, वहां लोगों को दिखता ही नहीं है नहीं।
दो आंसर। केवल और केवल अनुष्का और मोहित ने ही करेक्ट आंसर दिए हैं, और सचिन ने और शिवांगी ने। अब गलत आंसर क्यों दे रहा हूं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं खड़ा कर देता सबको। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आर्गन। आर्गन कहां देखने को मिलेगा? ये हमें देखने को मिलेगा 18th ग्रुप में, आपको देखने को मिलेगा। जो 18वां समूह जो होता है, यहां के जो मेंबर होते हैं, कौन कौन से? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जेनॉन। ये जो मेंबर होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या? नोबल गैसेस कहा जाता है, या उत्कृष्ट गैसें इन्हीं को ही बोलते हैं, या इनर्ट गैसेस इन्हीं को ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो अष्टक जो होता है ये पूरा भरा हुआ रहता। तो ये कहलाती आर्गन गैस, जो कि वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी जितनी भी अपने को दिखाई दे रही हैं ये सब की सब ग्रीन हाउस के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल हैं। ग्रीन हाउस के लिए क्या है? उत्तरदायी हैं। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहलाता है। लो, कान फिर घुमा के पकड़ लिया गया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या कहलाता है? सीधी सी बात है, क्या? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन में क्या हो जाना? वृद्धि हो जाना। मैंने आपको बता ही दिया कैसे ग्रीन हाउस के माध्यम से वैश्विक तापन में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं देता है? फिर से भाई साहब, नहीं को अच्छे से पढ़ना। जो नहीं को अच्छे से पढ़ेगा उसी का ही आंसर यहां पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि आप सारी क्लासेस लगातार देख रहे हैं तो आपको सभी चीजों के बारे में जानकारी होगी। मैंने इन सब के ऊपर डिस्कशन किया है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर मुझे दे रहे हैं। चले, अच्छा मुझे ये बात और बता दो, मुझे एक बात और बता दो, क्या कि जो सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या काम करते हैं? मुझे ये बात और बता दो जल्दी से। यदि आपने पुराने लेक्चर वीडियोस देखे हैं तो सल्फर के और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं क्या काम करते हैं? बताइएगा। सल्फर के और ये नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11, कि सल्फर के और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर मुझे दिया सचिन ने, आशुतोष ने, बहुत बढ़िया, और श्रद्धा ने। अमरीश, लेट हो गए तुम क्लास में, ऐसा नहीं चलेगा भाई। और खुशी ने भी करेक्ट आंसर दिया। याद करो, मैंने चिल्ला चिल्ला के आपको सिखाया है। मैंने बताया था वायुमंडल में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बना देते हैं। और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड जो होते हैं ये क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल बना देते हैं, जो कि पानी के साथ कहां पर गिरता है? पृथ्वी पर गिरता है। इसे ही आप क्या बोल देते हैं? इसे ही आप कहते हैं क्या? एसिड रेन यहां पर बोलते हैं। इसे ही आप अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? दीजिएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, SO2, मीथेन, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं? बहुत बढ़िया, अब तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है कि सर सल्फर डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल भी यहां पर नहीं है। ये गैस क्या करती है? ऑक्सीजन के साथ, ये गैस पानी के साथ रिएक्शन करके ये बना देती है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है।
जो कि बारिश के कारण क्या होता है, जमीन पर गिरता है। सर इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हम इसी को ही बोलते हैं अम्ल वर्षा या एसिड रेन के नाम से जानते हैं। और मैंने आपको एक बात सिखा दी थी, जो अम्ल वर्षा जो होती है, जब पत्तियों का इससे क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है तो इसे नाम हमने क्या दिया था, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस। और जब ये किसी ऐतिहासिक इमारत के ऊपर गिरती है तो उसका क्या होता, पत्थर का नुकसान होता, उसमें क्षय होता है। इसको हमने क्या नाम दिया था, स्टोन लेप्रोसी। स्टोन लेप्रोसी। बात समझ में आ रही है। कुछ लोग इसे मार्बल कैंसर के नाम से भी जानते हैं कि मार्बल में कैंसर हो गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए भाई, है ना, इसलिए बार बार मैं आपको रिवाइज भी कराता जा रहा हूं। कौन सी गैस जो होती है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, कौन सी गैस उत्तरदायी है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 13, वैश्विक तापन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। हाँ आदर्श गौतम, थोड़ा सा उसको चलाओ, आप अपनी एप्लीकेशन को चलाओ। एप्लीकेशन के ऊपर प्लानर आपको मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा प्लानर, कहां कहां पे कब कब कौन सी क्लास होने वाली है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अब मैंने इसके बारे में चिल्ला चिल्ला के आपको एक एक जानकारी यहां पर दी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर पूछा। मीथेन, CO2, वाटर वेपर, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। कौन सी गैस जो है ये वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी है। अब तो आपको रट जाना चाहिए। ठीक है, सो हम बात करेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा, उपरोक्त सभी की तरफ मैं जाना पसंद करूंगा क्योंकि ये सभी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई यहां पर कर रहा है ना। तो डी क्या ऑप्शन होगा, डी बिल्कुल ही सही आपको ऑप्शन देखने को इसमें मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर इसी से जुड़ा हुआ है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक हानिकारक, सर्वाधिक उत्तरदायी गैसों का जो समूह जो है ये कौन सा है भाई, बता दो आप मुझे। अब तो आपको ये बच्चों वाले टाइप लगने चाहिए क्योंकि आप कंसेप्ट सीख चुके हैं, अब आपसे सारी सब बातें इसमें समझ में आपको आ रही हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है, सर्वाधिक की अपन बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये दोनों क्या होती हैं, बहुत ही ज्यादा उत्तरदायी होती हैं। बात समझ में आ रही है। दोनों कहां से निकलती हैं, मैन मेड, मतलब मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा तेजी से निकलती हैं और ये क्या करती हैं, वैश्विक तापन को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी गैस जो होती है जो कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, अब थोड़ा सा फंसने वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो निकल जाएंगे। हाँ जी, सभी लोग करेक्ट आंसर की तरफ जा रहे हैं। तो हम बात करना चाहेंगे किसके बारे में, प्रोपेन के बारे में। C3H8, ये देखो, ये प्रोपेन जो होता है ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है, ये है कार्बनिक यौगिक C3H8। यदि आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर भी आप बना के दे सकते हैं। कार्बन कितने हैं, एल्केन समूह का बहुत तीसरे 3 कार्बन वाला ये समूह है। तो ये बन गए 3 कार्बन, यहां पे जोड़ दो आप, कितने H8 जोड़ने हैं, सबको सेटिस्फाई कर दो, एक।
सो ये बन गया क्या, प्रोपेन। अब लग रहा होगा कि सर कि ओजोन भी है क्या सर, क्या ओजोन भी ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी? हाँ, बहुत कम मात्रा में ओजोन भी उत्तरदायी होती है। आपने पढ़ा होगा जो समताप मंडल जो होता है, समताप मंडल में आपको देखने को मिलेगी कौन सी, ओजोन गैस आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, इसको कोई बता दो आदर्श को कहां पे कौन सा ऑप्शन मिलता है प्लानर का, उसी में परेशान है, उसको प्लानर नहीं मिल रहा है। किसी ने प्लानर देख लिया हो तो उसको बता दो कहां पे जाके क्या करना है। ठीक है, कैसे बात करते हो आप। इंस्टाग्राम के ऊपर कल मैं वही चर्चा कर रहा था जब क्लास हुई थी। अब इंस्टाग्राम के ऊपर आपको सब पता, रील कैसे अपलोड होती है, किसको दिखाना है, कौन सा गाना लगाना है, कैसे गाने को सर्च करते हैं, रील कैसे बनाते, ये सब आपको पता है। अब आपको ये नहीं पता कि पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन की वो प्लानर कहां है, क्योंकि अपने एप्लीकेशन को मन से नहीं चलाए और मन से चला के तो देखो, उसमें इतनी सारी सेवाएं, इतनी सारी सुविधाएं आपको देखने को मिलेंगी, आपको लगेगा क्या शानदार एप्लीकेशन है, ये तो इंस्टाग्राम से अच्छा है। मगर आपका मन इंस्टाग्राम पे ज्यादा लग रहा है। इंस्टाग्राम की आपको एक एक बारीकी पता है, कोई कुछ भी पूछ ले आप खट से बता दोगे, सर ऐसा करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे शेयर करते हैं, ऐसे कॉपी करते हैं, ऐसे रील बनाते हैं, ऐसी फोटो को हम जोड़ के रील बना सकते हैं, कौन सा गाना आपको चाहिए, चाहे मोटिवेशनल चाहिए वो लग जाएगा, सैड चाहिए वो लग जाएगा। आपको कितना पता है इंस्टाग्राम के बारे में, क्यों, क्योंकि आपने उसके ऊपर समय दिया। थोड़ा एप्लीकेशन के ऊपर समय दीजिएगा। ठीक है, तो किसी को पता हो तो आदर्श को बता दो भाई, है ना, प्लानर कैसे मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा, प्रोपेन होगा। ओके, भाविका ने आंसर यहां पे बता दिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाविका। आगे बढ़े, इसके क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर करते हैं चर्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ये भूमंडलीय तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग की घटना सबसे अधिक योगदान किस गैस का यहां पे आपको देखने को मिलता है। जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, इसमें जो सबसे अधिक जो योगदान जो देखने को मिलता है, ये किस गैस का आपको देखने को मिलेगा। मीथेन, सीएफसी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अभी हमने सीख ही लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में हमने एक जानकारी और सीख ली थी कि ये पानी से रिएक्शन करके ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे नाइट्रिक अम्ल HNO3, जो कि अम्ल वर्षा के तौर पर कहां पर गिरने वाला है, पृथ्वी के ऊपर गिरने वाला है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्या, एसिड रेन कहा जाता है, या अम्ल वर्षा इसे ही कहा जाता है। अगला देखो, ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में सर्वाधिक पाई जाती। लो, अभी मैंने इसका आंसर दिया ही था, ओजोन परत सर्वाधिक आपको कहां पर देखने को मिलेगी, अब भी मैं आपको बता ही रहा था। अब इसमें इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत ही नहीं, हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है, बताइएगा। तो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, जो स्ट्रेटोस्फियर जो होता है, ये समताप मंडल जो होता है, यहां पर क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर पाई जाती है। और ओजोन लेयर का काम क्या है, जो सूर्य से आने वाला जो रेडिएशन जो है, ये विकिरण जो है, यूवी रेडिएशन पृथ्वी से आने पर क्या करती है, इसे ये रोकने का काम करती है। ये जो लेयर आपको देखने को मिलती है। अच्छा, इस लेयर में नुकसान भी इसलिए हो रहा कि जो स्ट्रेटोस्फियर जो होता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, क्षोभ मंडल जो समताप मंडल जो होता है, ये ऊंचाई पर होता थोड़ा सा, और जब ऊंचाई पर होता है तो जो बादल होते हैं इसके नीचे रहते हैं। मतलब वायुयान के उड़ने के लिए बहुत आदर्श अवस्था है ये। जो आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट होती है या इंटरनेशनल फ्लाइट होती है या आपके जो जेट प्लेन होते हैं, वो इसी यहीं पर उड़ते हैं। कभी आपने वीडियो वगैरह जरूर देखे होंगे कि भाई बादल नीचे और प्लेन कहां उड़ता, बादलों के ऊपर उड़ता प्लेन। आपने सभी लोगों ने मेरे ख्याल से देखा होगा। तो बादल आपको कहां दिखाई देते हैं, नीचे दिखाई देते, तो प्लेन बादलों के ऊपर उड़ता है। तो वो जो समताप मंडल में जो ओजोन लेयर जो होती है, उसको नुकसान भी इसी से हो रहा है। जैसे जेट विमानों का निकला हुआ धुआं या हवाई जहाजों में जो भी ईंधन यूज करते वहां से जो प्रदूषण जो हो रहा है, उसकी वजह से इसको नुकसान भी यहां पर होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो यह कहलाता है क्या, समताप मंडल में आपको देखने को मिलता है। अच्छा, समताप मंडल में ही क्यों उड़ते हैं, क्योंकि आदर्श अवस्थाएं होती हैं। अब मौसम, पानी गिर रहा, वो तो नीचे गिर रहा, बादल नीचे, हम बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। तो कभी आप ऐसे वीडियोज आपने देखे होंगे, लोग वीडियो बना लेते हैं कि भाई बादल नीचे हैं और हम बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, या बिजली चमक रही है, वो नीचे चमक रही है, हम बिजली के ऊपर हम उड़ रहे हैं। तो ऐसे आपको देखने को ये मिलेंगे।
हाँ, संतोष कुमार दीक्षित। देखो अभी थ्योरी का समय तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सर पर है, तो मैं हर टॉपिक को यहाँ पे कवर कराने का पूरा प्रयास यहाँ पे कर रहा हूं, है ना। थ्योरी यदि मैं पढ़ाऊंगा ना तो उसमें क्या होगा, एक दिन में पता चला कि एक टॉपिक ही कंप्लीट हो पाएगा, मगर जब क्वेश्चन हम लगाते हैं तो ढेर सारे टॉपिक एक साथ कवर होते चले जाते हैं। हाँ जी, वही है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ मोहित, है ना। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय होता है, बताइएगा। ये ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है ये क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन फिर यहां पर दिए गए हैं। हाँ यामिनी, हाँ ठीक है। अब वो नाम जो लिखा था ना वही मैं बोलूंगा ना यार। चलो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिएगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या कहलाएगा, जो वायुमंडलीय गैसों का सौर ऊर्जा को यहां पर आने से रोकना, इसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव इसे कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, सी आपको आंसर देखने को मिलेगा। बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं, जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया, CO2 हो गया और नाइट्रोजन हो गया। अब इसका आंसर भी आपसे मेरे ख्याल से बन जाएगा, दीजिएगा। हाँ किरण, उनकी क्या मदर की थोड़ी सी तबीयत थोड़ी ज्यादा ही खराब है, मतलब, है ना, इसलिए थोड़ी मैम को क्या थोड़ी सेवा भी करनी रहती है, बहुत ज्यादा ही थोड़ी सीरियस है, थोड़ी मेडिकल इमरजेंसी उनके साथ ज्यादा है, इसलिए हो जाता है। हालांकि निधि मैम आपको यूट्यूब के ऊपर तो डेली ही आपको मिलती होंगी, जहां पर वो आपको लगातार पढ़ा रही हैं, क्या करंट अफेयर्स के ऊपर वो चर्चा कर रही हैं। उनकी जो क्लास है ना बिल्कुल लगातार लग भी रही है सक्षम बैच में, मगर थोड़ी सी मेडिकल इमरजेंसी उनके साथ ज्यादा है। वो परिवार में यदि कोई इतना ज्यादा गंभीर बीमार यदि हो तो ना किसी का पढ़ने में मन लगता है, ना किसी का पढ़ाने में थोड़ा सा मन लगता है। हालांकि वो रिकवर हो रही हैं धीरे धीरे करके, आपको मैम लगातार मिलेंगी आने वाले समय में। बात करते हैं विच आर द फॉलोइंग डिस्ट्रॉय ओजोन। अच्छा, डिस्ट्रॉयज ओजोन, कौन सा ओजोन को नष्ट यहां पे करता है, बताओ। कार्बन, क्लोरीन, सल्फर, सिलिकॉन, कौन सा यहां पे एलिमेंट है, कौन सा पदार्थ है जो कि क्या काम करता है, जो कि नष्ट करने का काम करता है, किसको, ओजोन को नष्ट करने का काम करता है, बताइएगा। तो ओजोन को नष्ट करने के काम कौन करता है, तो ओजोन को नष्ट करने का काम या कम करने का काम करता है क्लोरीन। सर हमने तो और कुछ सुना है, तो सुनो कहानी सुनो पूरी फिर। ओजोन जो होती है, O3 जो होती है, O3 को जो नष्ट करने के लिए उत्तरदायी होते हैं कौन, 2 पदार्थ। कौन कौन से मैं आपको बताता हूं। एरोसोल समूह के, एरोसोल समूह के कौन कौन, आपने पढ़ा होगा बचपन में, क्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल याद रखिएगा इनको। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो होते हैं, ये जो उत्तरदायी होते हैं किसके लिए, ओजोन के डिप्लीशन के लिए। दोनों देखो क्लोरोकार्बन, अब क्लोरीन से रिएक्शन करके बना है, क्लोरीन का ही क्या है ये हैलाइड, आप इसे बोल सकते हो। तो कार्बन तो नहीं,
क्लोराइड, जो क्लोरीन समूह जो होगा वो रिएक्शन करके बनाता है, इसलिए हमने आंसर क्या दिया यहां पर, बी दिया। और बहुत अच्छे से आपको देखना है या बहुत अच्छे से आपको समझना है कि ओजोन के डिप्लीशन के लिए उत्तरदायी कौन होता है। तो मैंने आपको बता ही दिया, एरोसोल समूह। सर ये एरोसोल क्या कहलाता है? जब कभी किसी हवा में, जब किसी गैस में ठोस यहां पे घुला हुआ होता है तो इसे हम बोलते हैं क्या, एरोसोल कहा जाता है। तो पूरी कहानी उसकी ये रही। तो क्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आप प्यार से सीएफसी के नाम से भी इसे आप जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से क्या परिणाम अपेक्षित हैं? परिणाम के ऊपर भी विवेचना मैं आपके साथ कर चुका हूं। मतलब जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो भाई साहब क्या हो सकता है? जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो यहां पे क्या हो सकता है? बताओ ग्लोबल वार्मिंग का क्या ऑप्शन, क्या क्या हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग से? ध्यान से पढ़ के समझ के आंसर देना। क्वेश्चन जितना इजी दिखाई दे रहा है उसकी फितरत उतनी इजी नहीं है। हाँ जी, कुछ लोग भाप गए हैं। ओके, शिवांगी ने भाप लिया क्वेश्चन। ओके, और कौन है? रीतांशु ने भाप लिया है, स्वीटी ने भाप लिया है, और श्रद्धा, किरण, इन सभी ने भाप लिया है। इन सभी ने भाप लिया। कई लोग झटके मन बोला, रहे सर अभी तो आपने बताया था ग्लोबल वार्मिंग होगी, बर्फ पिघलेगी, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। सर ए आंसर। भाई साहब जरा सब्र तो रखो, आगे पढ़ो। तो फसलों में बदलाव देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ फसल ऐसी होती है इनको कम तापमान चाहिए, कई को तापमान अधिक चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग होगी, सबको तापमान बढ़ा हुआ मिलेगा। भाई साहब ये भी होगा, ये भी होगा। सर क्या तटरेखा में बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, क्यों नहीं होगा। आपका देखो ये प्रायद्वीपीय भारत है, यदि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से होगी, पानी अंदर तक आएगा, तटरेखा क्या होगी? कम ज्यादा बिल्कुल होती हुई आपको यहां पर दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? सर ये भी तो सही बोल रहा। सर हम कहां जाएं? तो भाई साहब कितना अच्छा ऑप्शन है आपके पास। आप जाइएगा कहां की ओर? आप डी की तरफ प्रस्थान करिएगा। डी क्या हो जाएगा आपका? सही। क्या सभी की सभी क्या है? सही है। अब एक जानकारी और सुनो ऐसे क्वेश्चन में। अब आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा कि बताओ कौन सा इनमें से सही है, कौन सा ऑप्शन आपको सही लगाना है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा, पहले ध्यान से मेरी बात सुनना। और उसमें एक ऑप्शन दिया है क्या सभी सही है, और 3 ऑप्शन है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अब मान लो आपको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा, सर 2 तो हमें लग रहा सही, मगर सर तीसरे के बारे में हम कुछ भी नहीं बता पा रहे। यदि आपको 2 सही लग रहे हैं ना, तो आंख बंद करके डी पे जाओ सीधा। आप 2 आपको मान लो 3 में से, सर हमें यह समझ में नहीं आ रहा फसलों में क्या होगा, दब फसलों का बदलाव कैसे होगा, मगर सर ये बात तो 100% है कि ये होगा तो ये जरूर होगा, और ये होगा तो सर ये जरूर होगा। सर 2 के बारे में हम बिल्कुल 100% श्योर है। तो बस सीधा डी पे आंसर जाओ, इनमें सभी सही होंगे। जो तीसरे में आपको जो लग रहा था ना कि सर इसमें होगा क्या बदलाव, इस तरीके के क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं। अब लोगों को लगता है सर 2 तो सही लग रहे थे, मगर तीसरे के बारे में समझ में नहीं आ रहा था, और चौथा लिखा था ऑल ऑफ दीस। तो भाई मेरे चौथे पे जाओ आप, क्योंकि 2 आपको पूरे सही दिखाई दे रहे हैं। तो बता आपको तीसरे के बारे में जानकारी भले कम है, मगर आंसर क्या है? आंसर चौथा ही सही है। क्योंकि यदि 2 ऑप्शन सही होंगे तो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ब्रेन गेम खेला जाता है। जब अपन पेपर देते हैं ना, तो ये प्रैक्टिस की जाती है। इसी से कई लोगों के नंबर सिलेक्शन हो जाता है, कई लोग बाहर भी हो जाते हैं इन्हीं क्वेश्चन से। तो वही मैं सारी बातें बारीकी आपको सिखा रहा हूं। बताओ ओजोन क्या काम कर लेती है? भाई ओजोन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ओजोन परत सूर्य की कौन सी जो किरण जो होती हैं जिन्हें रोककर हमारी रक्षा करती है? क्वेश्चन नंबर 23। आया किसी का आंसर? ओके, निशा का आंसर सबसे पहले मुझे मिला, बहुत बढ़िया निशा। श्रद्धा का आंसर मिला, किरण, सचिन, सभी के मुझे आंसर मिल रहे हैं। बात करते हैं, आप सभी को पता है यूवी लाइट, तो ये क्या काम करते हैं? ये पृथ्वी पर पहुंचते हैं। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? यदि स्तनधारियों की त्वचा के ऊपर गिरेंगे तो स्किन कैंसर की संभावना कर देते हैं। त्वचा कैंसर की संभावना यहां पर ये कर देते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? ये रहा आपका यूवी लाइट। वन और महासागर किस ग्रीन हाउस गैस के कुंड होते हैं? कुंड का मतलब इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा अगला। हां, कुंड मतलब समूह, ठीक है।
कुंड कहां मिल गया, ये मिल गया रिजर्वॉयर, देखो संग्राहक, इसी को इसने क्या बोल दिया है, कुंड। लो बताओ। ठीक है, वन और महासागर किस ग्रीन हाउस गैस के कुंड होते हैं? कुंड मतलब सागर में और महासागर में यहां कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस आपको ज्यादा देखने को मिलेगी? क्वेश्चन नंबर 24। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट भी तो हैं, जलीय पौधे भी तो हैं। पहले इसमें ग्रीन हाउस गैस छांट लो आप, तो इसको तो कोई भी क्लिक नहीं करेगा, है ना। अब बचा क्या ग्रीन हाउस गैस के? ये सागर और महासागर। अब इसमें क्या रिजर्वायर कौन सी गैस होगी? मीथेन तो कम रहती है, हाँ CO2 बहुत ज्यादा रहेगी। क्यों रहेगी CO2 बहुत ज्यादा? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल भी तो हैं, जलीय जीव भी हैं, और प्लस प्लांट भी तो हैं, पौधे भी तो हैं, जो रात में श्वसन करके CO2 गैस को छोड़ेंगे। और 2/3 भाग पर क्या है? जल है, तो मात्रा काफी ज्यादा आपको यहां पर देखने को मिलेगी। चलो, वायुमंडल की किस परत में ओजोन पाई जाती है? लो, ये तो रिपीट क्वेश्चन है, हालांकि अगले एग्जाम में किसी ने पूछा है। बताइएगा। तो हमने भी चर्चा ही की थी स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल में क्या देखने को मिल जाएगी आपको? ओजोन यहां पे देखने को मिल जाएगी। स्ट्रेटोस्फियर में आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस सूर्य से निकलने वाले जो यूवी लाइट जो होती है, मतलब परावैंगनी विकिरण जो होती हैं, इनको एब्जॉर्ब करती है, इनको अवशोषित करती है? ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस निकलेगी जो क्या काम करेगी? परावैंगनी विकिरण को रोकती है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, परावैंगनी विकिरण को रोकने का काम किसका होता है? ओजोन का काम होता है। बात समझ आ रही? परावैंगनी विकिरण जिससे त्वचा कैंसर होने की संभावना होती है, ये जो काम करती है, इंफ्रारेड का नीचे लाती है, उसको जाने से रोकती है, IR के लिए उत्तरदायी होती है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने बी आंसर दिया, यदि ऑफलाइन क्लास होती मैं खड़ा कर देता। अगला क्वेश्चन, सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं? किस परत को विरल? विरल का मतलब होता है, देखो, विरल का मतलब होता है पतला करना, ठीक है। एक होगा सघन, एक होता है विरल। तो सुपरसोनिक जेट जो होते हैं किस परत को यहां पर क्या करते हैं? कम करते हैं, या क्षरण, और अच्छा शब्द यहां पर लिखो, विरल से मतलब कमी कर देना, और सांस्कृतिक शब्द आप देखो, क्षरण कर देना। बताओ, इतने में तो आप बात समझ ही गए होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? ओजोन लेयर। मैंने अभी आपको बताया था, जो सुपरसोनिक जेट जो होते हैं ध्वनि की गति से भी तेज उड़ते हैं। अब कहां उड़ते हैं? ये उड़ते हैं आपके स्ट्रेटोस्फियर में ही उड़ते हैं। क्यों? वहां पे आदर्श अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि मौसम संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या देखने को उस लेयर में अपने को नहीं मिलती हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी है? चलेगा, ये क्वेश्चन अभी अपन ने एक देखा था, वैसे ही एक क्वेश्चन फिर आ गया, हालांकि रिपीट ही हुआ है। तो हमने बताया था, जो क्लोरीन जो होगा, हमने देखा एरोसोल समूह के क्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं, इस ओजोन परत को क्या करते हैं? नष्ट यहां पर करने का काम करते हैं। पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत के द्वारा टकराकर या वहां से वापस लौटकर आ जाती हैं? एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन, हालांकि है साइंस में भी,
आपने इतनी ज्योग्राफी तो बिल्कुल पढ़ी है, तो मुझे बिल्कुल आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? आयनोस्फीयर। तभी तो उसका नाम क्या रखा है? आयन मंडल रखा है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्य मंडल, तो यहां से टकरा के क्या हो जाती किरण? ये वापस लौट कर आती, तभी तो उसका नाम हमने रखा क्या? आयन मंडल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कृत्रिम रसायनों को किस पर्यावरणीय परिघटना से जोड़ा जा सकता है या संबद्ध किया जा सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पर फिर पूछा है। हालांकि इसको साहित्यिक तरीके से क्वेश्चन को पूछा है, आंसर आपसे बनना चाहिए। ये पूछा कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, ऐसे जो कृत्रिम जो रसायन जो जिसको हमने तैयार किया है, तो कौन सी घटना से जुड़ेगा? ये विद्युत चुम्बकीय व्यवधान से जुड़ेगा? भाई साहब क्यों जुड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं जुड़ेगा। लहर प्रसार से जुड़ेगा? लहरों का जो वेव जो प्रोपगेशन होती है, इससे भी नहीं जुड़ेगा। सर के कहीं ज्वार या भाटे से जुड़ेगा? सर बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? तो जो ओजोन परत का जो ह्रास जो होता है, ओजोन परत में जो कमी जो होती है, ये उससे यहां पर जुड़ेगा, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अगली बात करते हैं, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किसकी वजह से होती? अब कोई भी आंसर बिल्कुल गलत नहीं देगा। बताओ अम्लीय वर्षा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्यों अम्लीय वर्षा यहां पर हो रही है? अम्लीय वर्षा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्वेश्चन नंबर 31। तो हम सभी को पता है, जो सल्फर के जो ऑक्साइड जो होते हैं, ये क्या काम करेंगे? वायुमंडलीय नमी या पानी से रिएक्शन करके ये बना देंगे। अब तो आपको रट जाना चाहिए भाई, ये जो अम्ल गिरेगा इसी को ही आप क्या बोलते हो? इसी को ही आप बोलते हो एसिड रेन कहते हो। अम्ल वर्षा इसे ही आप कहते हैं, या अम्ल वर्षा इसी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण? सांद्रण का मतलब होता है गाढ़ापन, है ना? कौन ज्यादा हो जाएगी, जिस किसकी मात्रा ज्यादा होगी, सो अम्ल वर्षा आपको यहां पर देखने को मिलेगी। दो भाई आंसर। अब यहां को अभी तक केवल आपसे पूछ रहा था सल्फर के ऑक्साइड, उसके ऑक्साइड, ऐसा वैसा करके क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, मगर वो अब आपसे सीधा पूछ रहा है कि आप तो बताओ भाई साहब, हमें फॉर्मूला भी बताओ कि आपको फॉर्मूला की जानकारी है कि फॉर्मूले की जानकारी आपको नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर सही हैं। अब आप बात को समझ चुके हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेंगे तो क्रमशः क्या बनाएंगे? एक बना देगा H2SO4 और एक बना देगा क्या? HNO3 बना देगा, नाइट्रिक अम्ल बना देगा। और दोनों क्या होंगे? जब पानी के साथ नीचे गिरेंगे, इसे ही आप क्या बोल देते हो? इसी को ही आप बोल देते हो एसिड रेन या अम्ल वर्षा के नाम से आप जानते हो। अभी मैंने आपको बता भी दिया था। इसी अम्ल वर्षा की वजह से क्या होता है, आपको यहां पे देखने को मिलेगा, अम्ल वर्षा के कारण ही पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान होता है, जिसे स्टोन लेप्रोसी या मार्बल कैंसर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ओजोन में छिद्र करने के लिए कौन सा प्रदूषक है जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी है? दीजिएगा आंसर। CO2, SO2, CO, CFC, कौन सा प्रदूषक है ये उत्तरदायी आपको देखने को मिलेगा? तो अभी हमने सीखा है कौन? CFC यानी कि कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कार्बन। तो हमने क्या बोला? एरोसॉल समूह के, एरोसॉल समूह के कौन? पहला हमने देखा क्या? क्लोरोकार्बन। और दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये उत्तरदायी होते हैं किसके लिए? अम्ल वर्षा के लिए यहां पे यूज होते हैं, जिनका उपयोग आप बोल सकते हो कि जो प्रशीतक इकाइयां जो होती हैं, रेफ्रिजरेटर वगैरह जो होते हैं, यहां पर ये उपयोग किए जाते हैं।
हाँ जी, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। ये मार्बल कैंसर होता क्या है? आंसर आपसे बनना चाहिए। ये मार्बल कैंसर होता क्या है भाई? भाई बोल तो दिया कि भाई ताजमहल को हो गया है मार्बल कैंसर हो गया है। ये मार्बल कैंसर क्या होता है? मार्बल का मतलब होता है क्या? हिंदी में मार्बल को आप बोलोगे संगमरमर, है ना? मार्बल को आप क्या बोलेंगे? इसको कहते हैं हम संगमरमर, इसे कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब ऐतिहासिक इमारतों के ऊपर क्या गिरेगा? सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जब ये रिएक्शन कर जाते हैं पानी के साथ, सो बना देते हैं क्या? एक बना देगा सल्फ्यूरिक अम्ल बना देगा और एक बना देगा नाइट्रिक एसिड बना देगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड जब कहां गिरेंगे? पानी के साथ गिरेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? इसी को ही आपने प्यार से नाम दिया एसिड रेन। और जब अम्ल वर्षा कहां पर गिरेगी? किसी ऐतिहासिक इमारत के ऊपर गिरेगी। किसी ऐतिहासिक इमारत के ऊपर जब ये अम्ल वर्षा होती है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? इस ऐतिहासिक इमारत को होगा नुकसान। इसे हमने एक नाम दिया स्टोन लेप्रोसी। और लेप्रोसी का मतलब क्या होता है? कुष्ठ रोग। ठीक है, और कुष्ठ रोग में क्या होते हैं? शरीर के ऊपर छाले जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। अब अम्ल गिरेगा तो उसकी जो पत्थर जो उसमें छलना आपको देखने को मिलेगा। अब यदि ये मार्बल के ऊपर गिर रही है तो नाम क्या दे दिया? मार्बल स्टोन, सॉरी मार्बल कैंसर। सो ये यहां पे अपने को देखने को मिल रहा था। और फिर मैंने आपको एक लाइन और बताई थी भाई कि यदि एसिड रेन कहां पर हो जाए? किसी लीफ के ऊपर हो जाए, किसी पत्ती के ऊपर हो जाती है। और जब पत्ती के ऊपर यहां पर होगी तो इसे ही हम क्या नाम देते हैं? इसे हम नाम दे देते हैं क्लोरोसिस। आ रही बात समझ में? तो ये था अम्ल वर्षा के बारे में, है ना? एसिड रेन के बारे में, क्यों होती है, उसके क्या कारण होते हैं। ठीक है, संगमरमर पे गिरता है तो उसको नाम लोगों ने दे दिया मार्बल कैंसर, नाम दे दिया, क्योंकि मार्बल का मतलब होता है क्या? कैंसर। पत्थर के ऊपर गिरे तो स्टोन लेप्रोसी। शब्द एक ही है ये, है ना? शब्द क्या है? एक ही है यहां पे। ठीक है, चला। हाँ जी, तो ये तो था आज का सेशन, है ना? अगले सेशन में फिर आपको कुछ और नई चीजें आपको देखने को मिलेगी। सो एक बार प्लानर देख लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहां पर चलता हूं। तो आज हमने जो मेन मेन टॉपिक कवर किए, तो सबसे पहले हमने आज बात की किसकी? ग्रीन हाउस गैसेस की हमने बात की। और डिटेल में हमने चर्चा की एसिड रेन की, हमने थोड़ी यहां पर चर्चा की। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों के हमने नेम भी यहां पर देखे, हमने इनका परसेंटेज भी यहां पर देखा। इन सभी मुद्दों के ऊपर हमने आज यहां पर बात की है। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं कल मंडे को। सो कल और कुछ नया टॉपिक रहेगा। अब चूंकि टॉपिक ये आपका कहां से हमने शुरुआत किया? पर्यावरण से। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पर्यावरण के जो क्वेश्चन है वो अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं आपके व्यापम के एग्जाम में। तो हमने स्टार्टिंग की जो 5 क्लास रखी हैं, तो हमने इसी बेसिस पे रखी हैं कि जो पर्यावरण हम लगभग कंप्लीट यहां पर करा लें, हम जानकारी थोड़ी सी हम दे दें। मैंने हमेशा बोला है ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं आपकी जो तैयारी जो है उसको मैं धार यहां पर दे रहा हूं, है ना? जो मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं कभी एग्जाम में आएगा 100% आपसे यहां पर बनने वाला। इसलिए मैं
समझाने पे ज्यादा फोकस करता हूं बजाय इसके कि ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, क्वेश्चन आंसर, उसमें मजा नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत थ्योरी तो कहीं ना कहीं आपकी बिल्ड हो रही होगी साथ में, इसलिए उसको मैं साथ में लेकर चलता हूं। और साथ में जब आप क्वेश्चन देखते हैं तो आपको फिर और समझ में आता है कि भाई किस तरीके से हमें आंसर करना है। और वो आंसर जो आप ऑब्जेक्टिव चुनेंगे उसकी भी मैं स्किल आपको बताते जाता हूं, भाई ऐसे क्वेश्चन में कैसे कट करना है, तुक्का वगैरह कैसे लगाना। तो डेली कुछ ना कुछ मैं आपको सिखा यहां पर रहा हूं, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा जब कभी भी आप एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जाम यहां पर देंगे। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं सभी लोगों से मंडे को। तो आज संडे का दिन है, तो बढ़िया से एंजॉय करिएगा। मिलते फिर मंडे को नई एनर्जी के साथ, है ना। ओके भाई, थैंक यू।